देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इनको औकात दिखानी थी, हिंदुस्तान का दम दिखाना था और भारत ने कूटनीतिक कुरुक्षेत्र में चीन को ऐसी पटखनी दी कि वो गिड़गिड़ाने लगा, मिन्नतें करने लगा कि आओ आओ बात करें। मगर ये चीन है जो बात के साथ कब घात कर दे कहा नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी आज की कड़ी में आप सभी का स्वागत है। रूस, अमेरिका, जापान जैसे मुल्क जब भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हो तो चीन के हाथ पैर फूलने लाजमी हैं। वो LAC पर पीछे हटने को राजी हो गया, भारत से बातचीत के लिए तैयार हो गया। आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पहले बता देता हूं। भारतीय सेना प्रमुख लद्दाख पहुंच चुके हैं। उन्होंने लद्दाख की सरजमीन पर कदम रखते ही सबसे पहले घायल जवानों से जाकर उनका हाल लिया। वो जवान जिन्होंने गलवान घाटी में चीन को चित किया, दुश्मन को इंच इंच जमीन से पीछे जाने के लिए मजबूर किया। आर्मी चीफ नरवणे ने सभी जवानों की हौसला अफजाई की। 2 दिन के दौरे पर आए आर्मी चीफ यहां हाई लेवल मीटिंग करेंगे जो कि 14 कॉर्प्स में होगी, जिसमें 14 कोर कमांडर, त्रिशूल डिवीजन कमांडर, ब्रिगेडियर ऑपरेशन मौजूद होंगे, जिसमें LAC की स्थिति और सिक्योरिटी पर खास बातचीत की जाएगी। और इसके साथ ही एक दूसरी बड़ी खबर भी आपको बता दूं। लेह के आसमान में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स नजर आ रहे हैं। अभी ये उड़ान उस जगह तक गई थी जहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सैनिकों के साथ पेट्रोलिंग पॉइंट 14 में झड़प हुई थी। मतलब गलवान का वो इलाका जिसके आगे LAC के बाद चीन का हिस्सा शुरू होता है, वहां तक ये फाइटर जेट्स गए। मतलब ये कि बातचीत के बाद और ये समझ बनने के बाद भी कि अब डिसएंगेजमेंट होगा, डिस्कलेशन किया जाएगा, अब भी हिंदुस्तान इसको पूरे भरोसे के साथ नहीं ले पा रहा है। लिहाजा वो अपनी तरफ से तैयारियों में, अपनी तरफ से चीजों को समझने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है और इसीलिए जेट्स की असॉर्टीज आप देख रहे हैं अब भी हो रही है। लेकिन सबसे पहले कि हम चर्चा की तरफ जाएं, एक बेहतरीन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के जरिए आपको यह बताते हैं कि चीन के साथ टक्कर का संपूर्ण विश्लेषण अब तक का क्या है मेहमानों से। लेकिन पहले मैं आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ आज के मेहमान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन हमारे साथ जुड़ेंगे। अभिषेक दत्त, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। विवेक काटजू, फॉर्मर डिप्लोमेट, हमारे साथ जुड़ेंगे। रिटायर्ड कर्नल S डिंगी साहब जो कि CO भी रहे हैं 2015 से 2017 तक, कमांडिंग ऑफिसर लद्दाख में, इसी पैंगोंग त्सो इलाके में उन्होंने खुद हर एक चीज को अपनी निगाहों से देखा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जो कि लेफ्टिनेंट जनरल तक लेफ्टिनेंट के पोस्ट से पहुंचे और ऑपरेशन मेघदूत में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर 1984 में उन्होंने हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर भारत का तिरंगा लहराया था और तब सियाचिन ग्लेशियर हमारा हुआ था। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा सुमित के पास समझने के लिए कि गलवान का इलाका कौन सा है, पैंगोंग त्सो का इलाका कौन सा है पूर्वी लद्दाख जहां पर चाइनीज आ गए और अब हटे हैं तो कहां तक हटेंगे, कहां पर उन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स बना लिए, कौन से स्ट्रक्चर्स परमानेंट हैं, कौन से टेम्पररी बनाए गए थे और वो हटाए जाएंगे। समझ बातचीत के बाद क्या बनी है, ये चलते हैं सुमित के पास। सुमित चौधरी, वो इलाका सबसे पहले तो ये बताइए कि ये हॉट स्प्रिंग के आसपास का इलाका, पूर्वी लद्दाख का वो पूरा हिस्सा जहां पर ये तनाव बना हुआ था या बना हुआ है अभी, जब तक पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट नहीं हो जाता, कौन सा है वो नक्शा? देखिए, सबसे पहले दिनेश ये बता दें कि जो स्टैंड ऑफ हुआ था वो 3 जगह पे हुआ था मई महीने में, जिसमें एक था आपका पैंगोंग त्सो, एक था हॉट स्प्रिंग और तीसरा था गलवान। ये जो हम बता रहे हैं ये गलवान, ये हॉट स्प्रिंग का इलाका, अगर आप देख रहे हो ये नक्शा, ये LAC के पास से ही ये बिल्कुल हॉट स्प्रिंग का इलाका और यहीं पर PP14, 15, 16, 17 ये बहुत इंपॉर्टेंट आप बता रहे हैं। ये पैंगोंग में यहां से अगर वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं यहां, तो क्या वो हॉट स्प्रिंग में आके यहां से गलवान वाले रास्ते पर भी बीच में जा सकते थे? यही इनका नजरिया यही था क्या? देखिए, इनका पूरा नजरिया था कि पूरे LAC के आसपास के इलाकों को आपको कन्फर्म उसके अंदर इश्यू क्रिएट कर देना और खास तौर पर ये कि ना सिर्फ पैंगोंग त्सो, हॉट स्प्रिंग, मैं समझना चाहता हूं एक लेमैन की निगाह से, क्योंकि आप ये नक्शा बेहतर समझते हैं। ये रास्ता, क्योंकि DSDBO जो मेरी समझ है वो इसके अलांग जा रहा है, ठीक कह रहा हूं मैं?
वो इस तरफ जा रहा है क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एलएसी है, हाँ। और इसी के पास डीएसडीबीओ बनाया गया शोक नदी के पास। तो मतलब वो नदी ऐसे बह रही है निश्चित तौर पर। देखिए, अगर आपको नजर आ रहा होगा, अगर मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत धुंधला है, हाँ, ये दिखाई दे रहा है, तो ये नदी, बिल्कुल ये लाइट कलर में दिखाई दे रही है, बिल्कुल ये वो नदी है, और नदी के बिल्कुल बराबर में साथ साथ डीएसडीबीओ जा रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, क्योंकि हम हॉट स्प्रिंग की बात कर रहे हैं दिनेश, और हॉट स्प्रिंग का इलाका लगातार PP-14 के पास इशू क्रिएट करने की कोशिश की चाइनीज सोल्जर ने, और यहीं पर हमने उनको रोका भी, क्योंकि PP-14 के जैसे ही पास आते तो हमारी पेट्रोलिंग पॉइंट्स को वो रोक सकते। तो यही वजह कि भारतीय सेना ने उनको ना सिर्फ रोका बल्कि उनको हटने के लिए भी कहा। 5 मई को जहां पहले झड़प हुई वो ये इलाका है पैंगोंग त्सो वाला, यहां पर वो झड़प हुई, और PP-14 मतलब जहां पर उसके बाद झड़प हुई वो ये इलाका है। PP-14 यहां वो आपका जो आप बता रहे हैं वो गलवान के पास का वो इलाके हैं जहां पर वो लगातार बैठने की कोशिश कर रहे थे। 15 और 17 कहां होंगी? देखिए 15 और 17 ये हॉट स्प्रिंग का इलाका है, यहीं पर 14 तो और क्लियर इमेज की तरफ जाते हैं, और क्लियर इमेज, और ये नेक्स्ट इमेज हमको किस तरफ ले जा रही है? सैटेलाइट व्यू आप देख रहे हैं, ये टेरेन दिखाई दे रहा है, हिमालय दिखाई दे रहा है, और यहां पर जाहिर है इतनी ठंड होती कि कोई वनस्पति नहीं है, इसलिए आपको ये भूरे कलर में और जहां पे आइस है वहां पे सफेद रंग में दिखाई दे रहा है। इसको ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, इसलिए यहां पर आपको टेरेन के अंदर ऐसी ही चीजें मिलती है, हरा भरा बहुत कम होता है। लेकिन अब हम आपको और क्लियर दिखाते हैं। अगर आप देख लो रेड लाइन जो जा रही है, क्या नाम है आपका दिनेश, ये पूरी रेड लाइन जो है ये एलएसी का इलाका है। आप जो बता रहे थे शोक नदी, वो शोक नदी इसके पैरेलल में है बिल्कुल, और यहीं के इसी के साथ साथ में डीएसडीबीओ भी जा रहा है। लेकिन हम बात कर रहे थे PP-14 की। PP-14 ये इलाका है, और एक और चीज है कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये PP-14 मतलब अगर इसको आप देखें तो इंडियन साइड में ये हिस्सा है, बिल्कुल। तो फिर यहां उसको क्या दिक्कत थी, यहां आके उसने दिनेश एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि वो यहां पर आने से मतलब वो उनकी कोशिश थी कि एलएसी के अंदर आकर और PP-14 के ठीक सामने आ जाते, और ताकि हमारी जो ये शोक नदी के आसपास जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर काम चल रहे थे उनको आराम से इजीली एक्सेस कर सकते, उनको देख सकते, और ये देख सकते क्योंकि क्या भारत करने जा रहा है। यानी उसको प्रॉब्लम चीन को सिर्फ और सिर्फ अब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर काम से थी। और एक बार फिर ये बड़ा नक्शा, ये बड़ी तस्वीर और बेहतर तरीके से आपको उस हिस्से में हम जूम करते जा रहे हैं लगातार। ये वो नदी जिसके बारे में गलवान नदी, ये गलवान नाला जब ये बगल में ड्रिफ्ट होता हुआ एक छोटा सा उससे ऑफ शूट निकलता है और ये जाके शोक नदी में मिलता है। जरा इसको एक्सप्लेन करें। चलिए एक और चीज दिनेश, क्योंकि आप बात कर रहे थे कि गलवान नदी और गलवान नाला, ये दोनों को हमने दो भागों में बांटा। दरअसल गलवान नदी जो है वो पूरी की पूरी करीबन 60 से 80-70 किलोमीटर की, और एक और दिनेश जब ये इस तरफ से मिलती है PP-14 के आसपास तो ये गलवान नाले की तरफ तब्दील होता है, और ये जाके शोक नदी में मिलता है, क्योंकि ये अक्साई चीन के इलाके से बहती हुई गलवान नदी जो है वो भारत की तरफ आती है। तो एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि जो आप बता रहे हैं कि इसी तरफ से नहीं, तो कॉन्फ्लुएंस कहां हुआ? वो कॉन्फ्लुएंस हुआ है गलवान नाला जहां शोक नदी में मिलता है, वो PP-14 इसमें कहां हुआ? देखिए वो PP-14 इस तरफ है, और यहीं पर इसी के पास वो नदी PP-14 जो ऊपर है, अगर आप देख रहे हो वो PP-14 बिल्कुल निश्चित तौर पर PP-14 वो है, और इसी के नीचे से ये नदी बह रही है। और एक और दिनेश हम इंपॉर्टेंट बात ये बता रहे हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि लेकिन ये जो आपने दिखाया है नक्शे में, जो ये आपने डिमार्केट किया है, चीनी सैनिक आप बता रहे हैं पहाड़ियों पर, मतलब उन्होंने ऑल्टीट्यूड एडवांटेज लेने की कोशिश की। अब ये बताइए जो समझ बनी है इसमें पीछे हटेंगे या ये जमे रहेंगे? देखिए समझ इसी बात की थी, 15 तारीख को भी ये समझ बनी थी कि वो पीछे हटेंगे, जो नहीं, और कर्नल बाबू इसीलिए गए थे कि आप जिस बात के लिए राजी हुए हैं आप उसको मानिए, आप डिसंगेज होइए, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन आज फिर कल जो मैं आपको बता रहा था करीबन 11 से 12 घंटे की जो कोर कमांडर्स की मीटिंग चली, उसमें यह तय किया गया कि आप सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन करेंगे, उसके बाद बातचीत होगी। यानी आप पहले हटिए, सारी जगह से डिसंगेज होइए। और उसमें ना सिर्फ गलवान घाटी के अंदर जो माफ कीजिएगा कि PP-14 के पास जो आपस में वायलेंस हुआ था उसको लेकर तथ्य रखे भारत ने, बल्कि आप जो पैंगोंगत्सो के पास है उससे भी पीछे आप हटिए। तो ये सारी चीजें बात हुई, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि 15 तारीख को कौन सी इमेज है जिससे ये पता चल रहा है कि उन्होंने यहां पर अपने टेंट गाड़ लिए, उन्होंने अपनी यहां पर एक तरीके से झोपड़ियां और जो हैवी अर्थ मूवर्स हैं, बंकर वैन्स हैं, वो सब लेकर आ गए यहां। अब एक और इमेज मैं आपको दिखाता हूं क्योंकि आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। ये जो आप पीछे नीचे की तरफ देख रहे हैं ये गलवान नाला है दिनेश, और ये बेसिकली इसी के पास जो है, इन्हीं के आसपास इलाकों के अंदर उन्होंने यहां पर टेंट गाड़ने शुरू कर दिए। चलकर वो लोग पहुंचे यहां, और ये है वो जगह जहां पर वो झड़प हुई। निश्चित तौर पर क्योंकि इतना स्टीप है ये हम देख रहे हैं, मतलब ये ऐसा नहीं है, ऐसा है खाई की तरह। बिल्कुल, उस समय जब झड़प हुई होगी तो सैनिक बहुत सारे नीचे जाकर नदी में भी गिरे। यही बात है दिनेश, क्योंकि यहां से चल पाना,
यहाँ पर 1 से 2 आदमी का खड़ा हो पाना भी मुश्किल होता है। आप मान के चलिए कि यहाँ पे 15 तारीख को झड़प हुई जब चीन के करीबन 450 से 500 ज्यादा सैनिक थे और हमारे सिर्फ 100 सैनिक, और यहाँ पर झड़प में ना सिर्फ हमने उस पर एडवांटेज ली, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात कि इस टेरेन में दिनेश बने रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ ये हाइट जो है 15,000 फीट की ऊंचाई पर, और ये जो नदी आप देख रहे थे नीचे, यहाँ का टेम्परेचर, इनका टेम्परेचर अभी भी -10 डिग्री के पास होता है। एक और इमेज में आपको दिखा देता हूं, क्योंकि दिनेश आपने पूछा कि PP-14 पे झड़प कहां हुई, कैसे हुई, और क्लियर पिक्चर आपके लिए है कि ये बताइए एक सेकंड, ये शोक नदी दिखाई दे रही है मुझको जहां तक मालूम है, और ये इसके साथ साथ में जा रहा होगा वो दरबुक, शोक, दौलत बेग, गोल्डी रास्ता, वो बिल्कुल आपने लगाया। एक बात ये बताइए, क्या इसको पार करने के लिए फिर क्या फीडर ब्रिज है जिससे होकर वहां दूसरी तरफ PP-14 में पहुंचते हैं? देखिए इन्हीं नालों के ऊपर, इन्हीं नदियों के पास गलवान, छोटे छोटे ब्रिज भारत के बनने थे। भारत ये चाहता था कि ताकि हमारी पेट्रोलिंग आराम से हो सके, और ये म्यूचुअली था। और ये एक और बात थी कि यहां पर चाइनीज कभी पेट्रोलिंग नहीं करते थे, लेकिन अचानक मई के महीने में आकर वो बैठ गए, और इनका मकसद था कि ना सिर्फ पेट्रोलिंग रोकना बल्कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर कामों को रोकना। दिनेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चीनी सेना मौजूद जो आप बता रहे हैं, ये किस जगह पर मौजूद है? देखिए ये जो आप नीचे आप इधर देख रहे होंगे, छोटे छोटे ब्लॉक्स, क्योंकि मैं अपने कैमरा पर्सन कहूंगा कि आपको दिखा सके, ये छोटे छोटे जो ब्लॉक्स हैं, दरअसल ये जो इसके मुकाबले लाइट कलर की ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, क्या ये स्ट्रक्चर्स परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो चाइना ने बना लिए? ये बेसिकली चाइना ने जो है खासतौर पे टेंट लगाए थे, कुछ उनके व्हीकल्स भी हैं, कई उनके परमानेंट उन्होंने जो स्टील के जो बंकर्स होते हैं वो भी हैं, यानी ये वो सारी चीजें थी। ये यहां पर ये तो काफी लंबा इलाका, अगर इसमें सैटेलाइट व्यू में इतना लंबा दिखाई दे रहा है तो ये काफी दूर तक इन्होंने निश्चित तौर पर बैकअप चाइना पूरी साजिश के तहत पूरी तैयारी के साथ आया था। उसका मकसद था कि इसी को कैप्चर कर लेना, लेकिन हमारे अलर्टेड ट्रूप्स ने ना सिर्फ उनको उसका अपने करीब आने से रोका, बल्कि यह भी दिखा दिया कि जो तो तब जबकि यह समझदारी बन रही है कि अब दोनों तरफ बातचीत के बाद जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, यह समझदारी बनी है कि डिसएंगेज किया जाएगा, डिस्कलेशन होगा, फौजें धीरे धीरे वहां से दूर हटेंगी। तो क्या LAC से कितनी दूरी पर दोनों ही तरफ की फौज रुकेंगी? क्या क्या इसके बारे में मन बना है? कितने सैनिक वहां रह सकते हैं? क्योंकि एक समय 1996 में उस समय का आर्टिकल 6 समझौते का जो 7 पन्नों का ये एक दूसरे की तरफ जो डॉक्यूमेंट में जिस पे दस्तखत हुए थे और समझ बनी थी, उसमें यह कहा गया था कि वहां 150 सैनिक एक जगह, उससे ज्यादा नहीं, और कोई भी घटना ऐसी नहीं जो एक दूसरे को उकसाने वाली हो। अब क्या समझ बनी है, आगे क्या होने वाला है? डिप्लोमेटिक जहां तक फ्रंट का सवाल है, आज विदेश मंत्री ने यह बात साफ कर दी कि आने वाले दिनों में अगर एक प्रॉपर वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए, एक ड्यूरेबल वर्ल्ड ऑर्डर, तो एक दूसरे का सम्मान करना होगा, एक दूसरे के हितों की रक्षा करनी होगी, जो वर्ल्ड नॉर्म्स हैं उनको मानना पड़ेगा। इसको लेकर अपने मेहमानों की तरफ जाता हूं। सबसे पहले तो मैं सैयद शाहनवाज हुसैन साहब के पास जाऊंगा। क्या वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं? सैयद शाहनवाज हुसैन साहब अभी वो मेरे साथ नहीं हैं, तो क्यों ना पहले उन ऑफिसर्स के साथ शुरुआत की जाए जिन्होंने इस इलाके को अपनी आंखों से देखा है। सबसे पहले तो मैं संजय कुलकर्णी साहब के पास जाना चाहूंगा। संजय कुलकर्णी साहब, ये पूरा टेरेन, ये जगह, यहां की स्थिति, और अब आपको क्या लग रहा है जो समझ बन रही है दोनों देशों के बीच में, किधर जा रहा है मामला? ये तनाव दिनेश पक्का कम होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर चीन जो है जिस तरीके से उन्होंने एग्रीमेंट किया है उसके ऊपर अगर अमल करे तो इस पर कोई शक नहीं कि आप देखेंगे कि पेंगांग त्सो लेक के ऊपर भी अपना फिंगर 4 से फिंगर 8 तक कोई नहीं होएगा। अब वैसे भी गलवान में आज की तारीख में वो पीछे गए हैं, तो गलवान में भी जिस तरीके से हम लोग पेट्रोलिंग करते थे, जैसे आपके संवाददाता कह रहे थे, 14, 15, 16, 16 अल्फा, 17, 10, 11, 12 जितने भी हमारे PP पॉइंट्स हैं जो अब अमूमन सब LAC के साथ साथ ही चलते हैं, वहाँ पेट्रोलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। संजय कुलकर्णी साहब, आज वो नॉस्टैल्जिया, हालांकि वो थोड़ा पीछे ले जाना होगा, लेकिन आप ऑपरेशन मेघदूत से जुड़े रहे, आपने उस हाईएस्ट जगह पर जाकर भारत का तिरंगा फहराया, जरा जल्दी से उसका मेंशन कर दें एक बार हमारे लिए बहुत जरूरी है मौजूदा माहौल में वो हौसला हम सबको मिले। ये ऐसे है, मैं तो उस वक्त सिर्फ 27 साल का था और टास्क मिला था हम लोगों को मेघदूत में, इसलिए उस मकसद से 13 अप्रैल 1984 को जब ऑपरेशन मेघदूत हुआ तो हम लोगों ने बेलाफोंडला को जाकर के उसके ऊपर अपना हक जमाया, क्योंकि वो हमारा था, जिसको पाकिस्तान जो है बार बार 1982-83 में पीछे लगा था कि वो हिस्सा उनका है। वो कार्टोग्राफिक एग्रेशन में धीरे धीरे लेने की कोशिश कर रहे थे, और आज 1984 से लेकर के आज तक और आज के बाद जिंदगी भर वो जितना भी सियाचिन का इलाका है वो हमारा है और हमारे पास रहेगा। संजय कुलकर्णी साहब, हम लोग गौरवान्वित हैं
और इस बात से ये फख्र है हमारे लिए, ये बड़ा मौका है कि आप हमारे साथ मेहमान के तौर पर जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास लौटूंगा। सैयद शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, ये दिखाई दे रहा है कि चीन को उसके घुटनों पर लाने में हमने सफलता आखिरकार पाई है। अब स्थितियां किधर जाती हुई दिखाई दे रही हैं? क्या वो बातें हैं जो स्ट्रेटेजिकली वैसी हैं जो आप टीवी पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? नहीं, देखिए, ये सही है कि पूरे देश के लोगों को अपनी सेना, अपनी सरकार पर भरोसा है। सेना ने जो पराक्रम किया है, जिस तरह अपनी शहादत दी है, और उसकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। चाइना को संदेश जो गया है, ये बात यहाँ से निकली है तो दूर तलक जाएगी। पूरे दुनिया में जो चाइना की अकड़ थी, उसको तोड़ने का काम भारतीय सैनिकों ने किया है। अपनी प्राण की आहुति दे दी, लेकिन उनके बड़ी तादाद में उनके सैनिकों की गर्दन तोड़ी है। और इसीलिए जब चाइना और हमारे बीच में पहले जो ये एग्रीमेंट था कि हम वहाँ पर कोई हिंसा नहीं होगी, हम गोली नहीं चलाए। मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है गौतम जी। जी 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 बिल्कुल आ रही है। तो अब सेना के जो जवान हैं, उनके हाथ पूरी तरह खुले हुए हैं। चाइना को संदेश गया, और ये सही है कि हमारी LAC पर ये था कि जो बीच का एरिया है, उसमें कोई भी हमारी तरफ से या उनकी तरफ से कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। जब ऐसी कोशिश की तो उनको खदेड़ने का काम किया। और आज क्योंकि जनरल साहब खुद ही जो आर्मी चीफ वहाँ पर गए हुए हैं, सेना का मनोबल उन्होंने बढ़ाने का काम किया, और एक अच्छा संदेश आज आया है। पूरे देश के अंदर इसको लेकर बहुत खुशी की लहर है। मुझे लगता है कि सबको इसका स्वागत करना चाहिए, और यही पल का इंतज़ार था कि किसी भी तरह हमारी सेना ने जो संदेश दिया है, उसकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। अभिषेक दत्त साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। अभिषेक दत्त साहब, बहुत सारे सवाल विपक्ष ने उठाए, बहुत सारी बातें कहीं। अब मौजूदा स्थिति में आपको लगता है कि तमाम चीजों के बाद चीजें वहां पहुंच गई जहां पर चाहा जा रहा था एक मुल्क के तौर पर? देखिए, जैसे कि मुझसे पहले जो हमारे सीनियर आर्मी के सीनियर ऑफिसर बैठे हैं, उन्होंने जो बात रखी कि मार्च 2020 की जो पोजीशन थी, चाइना को उस पोजीशन को मानना पड़ेगा। जो फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक जाने की उन्होंने बात करी, उस बात को उनको मानना पड़ेगा। और चाइनीज आर्मी के पास कोई भी भारत का हिस्सा ना हो, पहले वो अपनी रिस्टोर पोजीशन करें। तो जो उन्होंने कहा वो एकदम सही है। जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बात करी 1996 के एग्रीमेंट की, मैं इनको बताना चाहता हूँ, कई बार इससे पहले भी डिबेट की, कई बार कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने इनको समझाया है। जो 1996 का डॉक्यूमेंट था, वो बॉर्डर मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट है, वो बॉर्डर सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट नहीं है। और उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई भी इंसिडेंट ऐसा होता है जहां हमारे सोल्जर्स पे या जहां हमारी जमीन पर कोई भी अगर हिंसा होती है, तो हमारे वहां पे कमांडिंग ऑफिसर उस पर अटैक कर सकते हैं। बहुत स्पष्ट लिखा है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको मिसगाइड ना करें। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, 8 घंटे जब वहां पे वॉर चल रही थी, तो पेट्रोलिंग पार्टी को वहां जाने से किसने रोका था? परंतु आज उस मुद्दे पे हम बहस नहीं कर रहे। मैं एक स्पष्ट तरीके से इनके कहना चाहता हूँ, जो सवाल जो लोगों ने उठाए, प्रधानमंत्री जी का स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। जो रक्षा मंत्रालय ने सवाल उठाए, जो रक्षा मंत्रालय ने बयान दिए, जो उसके बाद आपके वित्त मंत्रालय, जो आपके जो विदेश मंत्री ने बयान दिए, वो सारे बयानों का स्पष्टीकरण अब मोदी जी ने नहीं करा। और मोदी जी का जो बयान से सबसे इंपॉर्टेंट था कि किसी ने घुसपैठ नहीं करी, उस लाइन को आपने डिलीट कर दिया। तो आपको क्लैरिटी से पोजीशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मार्च 2020 की पोजीशन पे जाना पड़ेगा। जल्दी से आपकी इन बातों का जवाब लेकर मैं बाकी मेहमानों के पास जाता हूं। शाहनवाज हुसैन साहब, इन बेतुकी बातों का मैं जवाब नहीं देता। पूरा देश जानता है कि हमारे आर्मी चीफ वहां पर जाकर सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी करके ग्लोबल टाइम और चाइना के दुष्प्रचार का शिकार कांग्रेस हो रही है, और इस तरह की बात की जा रही है। जिन्होंने 37,000 किलोमीटर से ज्यादा कांग्रेस के दौरे इख्तियार में जमीन गंवाई, वो बात करेंगे? किस तरह की भाषा बोली जा रही है? कांग्रेस पार्टी चाइना और पाकिस्तान के दुष्प्रचार का शिकार हो रही है। कांग्रेस पार्टी इस वक्त जब पूरे देश को 137 करोड़ लोगों को इकट्ठे होकर खड़ा होना है, आज सरकार के साथ खड़ी है, तो कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी की बैठक कर रही है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कह रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा वर्किंग कमेटी करके प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि विपक्ष के नेता के नाते पूरी पार्टी। अभिषेक दत्त साहब से इसका जवाब ले लेता हूं। सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, अभिषेक दत्त साहब, जब पूरी दुनिया ये देख रही है कि हिंदुस्तान इस मैटर को कैसे डील कर रहा है, क्या हमको और जिम्मेदार नहीं होना चाहिए? यूनानिमस तरीका नहीं होना चाहिए क्या चीजों में हमारा? अभिषेक दत्त साहब,
शाह नवाज जी शायद भूल जाते हैं 2013 में जब राजनाथ सिंह जी इनके पार्टी के अध्यक्ष थे, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी, अरुण जेटली जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा और सारे राज्यसभा के सांसद प्रणब मुखर्जी साहब के पास गए थे और जो सवाल उन्होंने उस टाइम पूछे थे कि भारत के पास असला क्या है, भारत किस तरीके से चाइना को लड़ेगा, और ये सारी चीजें जो उन्होंने पूछी, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आप मेरे को बोलने दीजिएगा, आप दीजिए, आपने तो जाके क्या क्या करा था, क्या क्या बोला था, मैं बोलूंगा तो आपको शर्म आ जाएगी। आपने चुनाव से पहले तो बड़ी इतना शर्मा दूंगा ना कि आपकी फोटो, आपको शर्म आ जाएगी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। +1 फ्रेंडशिप की आप बात करते थे, बोलो आपकी +1 फ्रेंडशिप क्या थी? आपकी +1 फ्रेंडशिप क्या थी कि चीन भारत के अंदर घुसेगा, आप चुप रहेंगे? आपका मंत्रालय कहता है कि मई के अंदर चीनी सैनिक भारत के अंदर घुस रहे थे, आपका मंत्रालय कहता है कि वहां पे वो टेंट गाड़ रहे थे, आपका मंत्रालय कहता है कि वहां पे वो पेट्रोलिंग करने से भारतीय सैनिक को रोक रहे थे, और आप बात कर रहे हैं भारत की सुरक्षा की। शर्म आनी चाहिए आपको। सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, मैं आप दोनों के पास दोबारा आऊंगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरह के मुद्दों में हमारे अपने डिफरेंसेस कुछ एक मुद्दों पर हो सकते हैं, लेकिन उनको कहां कहना है, कब कहना है, कैसे कहना है, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। मैं लेकिन पहले अब विवेक काटजू जी के पास जाऊंगा। विवेक काटजू साहब, क्या ये भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक ट्रायम्फ इसको आप देखते हैं? इसमें इस पूरे मामले को आपने एक ऑब्जर्वर के तौर पर किस तरीके से देखा? कहां आपको हमारी तरफ से बड़ी चीजें लगता है आपको कि हमने की, और कहां आपको लगता है कहीं चूक रह गई? आता हूं शाहनवाज हुसैन साहब, आता हूं। मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। पहला, आज के दिन हमारे देश के हित की मांग है कि हमारा राजनीतिक वर्ग, हमारा सामरिक वर्ग एक हो, और इसमें मुझे लगता है कि राजनीतिक वर्ग के हर हिस्से की, चाहे वो विपक्ष में हो, चाहे वो सत्ता में हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर बातचीत होनी है बड़े नेताओं में, जो कि होनी चाहिए, वो एक कॉन्फिडेंशियल बेसिस पर होती है कि भाई क्या हो रहा है, क्या आगे की नीति करें, क्या चुनौतियां। ये तो पहली बात। दूसरी, कि अगर ये खबरें आ रही हैं लेकिन अधिकृत कोई बयान नहीं आया है, आपने खुद कहा, सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि चीन वापस जाने को तैयार है। ये खबर सही है तो बहुत संतोषजनक। इससे और ज्यादा संतोष क्या हो सकता है कि चीन ने जो कदम मई के महीने में उठाए थे, उससे अब वो वापस जाने को तैयार है, स्टेटस को एंटी पर आने को तैयार है। यही हमारी मांग थी। लेकिन आखिरी चीज, तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास गवाह है कि चीन की कथनी और करनी में हमेशा बहुत फर्क होता है। तो हमें अभी बहैसियत देश के एक रहना है। विवेक काटजू साहब, एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं, जिसका बार बार हवाला दिया जाता है कि ये जो ट्रस्ट कम हुआ है हाल की घटना के बाद, एक बार फिर से हम आने वाले दिनों में ट्रस्ट कितना करें और कितना वेरीफाई करें ट्रस्ट को? जैसा कहते हैं रोनाल्ड रीगन का वो मशहूर स्टेटमेंट कि इन डिप्लोमेसी यू ट्रस्ट बट यू ऑल्सो वेरीफाई। कितना ट्रस्ट करेंगे और कहां तक वेरीफाई करेंगे? ट्रस्ट बहुत कम करेंगे, वेरीफाई बहुत ज्यादा करना होगा। ट्रस्ट बहुत कम, वेरीफाई बहुत ज्यादा। हमारे साथ एस डिन्नी साहब भी जुड़े हुए हैं। एस डिन्नी साहब जो कि कमांडिंग ऑफिसर रहे 2015 से 2017 पैंगोंग त्सो इलाके में, इन्होंने पूरे मामले को खुद देखा है। कहा यह जाता है कि 1999 से ही क्रीप फॉरवर्ड करने लगा था पैंगोंग त्सो में चाइना। उसने फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक पहले कच्ची रोड बनाई और उसके बाद उसका डामरीकरण भी कर दिया। उन्होंने क्या क्या देखा अपनी आंखों से? डिन्नी साहब, क्या देखा आपने और मौजूदा हालात में जो समझ बन रही है उससे क्या उम्मीदें हैं आपको? सबसे पहले तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आया है आज कि दोनों पक्ष में ये जो डीएस्केलेशन है और जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, जो कह रहे हैं, बहुत ही अच्छी खबर है। और मैं हमेशा ये मानता भी आया हूँ जब से ये क्राइसिस चला है कि इसका एक अंत इसी तरह से ही होना है। डीएस्केलेशन ही एक तरीका है। और जैसे काजू साहब ने भी बताया, एक जो स्टेटस को एंटे, माना जो अप्रैल महीने में जिस हालात में हम यहाँ पर जो कार्रवाई होते थे, उसी कार्रवाई की तरफ वापस जाना चाहिए। जो परमानेंट स्ट्रक्चर या सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स जो भी बने हैं फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में, वो हटना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि एक उसी तरफ बढ़ रहा है। और 2 चीजें, जैसे हम पहले भी यहाँ पर जो बताया,
ये करते हुए भी हमें अपना जो सतर्कता है उसको कभी कम नहीं करेंगे। मुझे पूरा यकीन है जो ग्राउंड क्या पे जो देखा soldiers वहां, हैं, आपका अनुभव क्या था? चाइनीज किस तरीके से पेश आते हैं वहां, ये टेरेन किस तरह का है, यहां पर उन लोगों की मंशा असल में क्या है, यहां पर वो फिंगर फोर तक पहुंचकर आगे क्या जो सदर्न पार्ट है पेंगोंगत्सो का, उससे वो नॉर्दर्न की तरफ जाकर आगे अपना रास्ता, क्योंकि यहां से अगर वो ये जुड़ जाता है तो उनके लिए शॉर्टकट हो जाएगा, क्या उनकी ये मंशा है, क्या चाह रहे थे वो? देखिए ऐसे शॉर्टकट का कोई स्कोप नहीं है वहां पर। उनका एक ही मकसद है वहां पर, जैसे हर जगह पर वो अपना टेरिटरी को, अपना क्लेम लाइन जो वो मानते हैं वहां तक लेकर जाने की जो उनकी स्ट्रैटेजी है, वो हर समर्स में, हर जो जब भी सर्दी खत्म हो जाती है तो वो शुरू होता है। इस बार भी उसी लेवल पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस बार जो झड़प है वो ज्यादा हुआ, इस बार जो वायलेंस है वो बहुत ज्यादा हुआ, और जो जिस तरह के जो कार्रवाई उसके बाद हुई है वो भी ज्यादा हुआ है। अभी वहां पर उनको क्या है, आपने जैसे सही बताया 99 में वो वहां पर जब हमारी सेना कारगिल का टाइम पे वहां पर कम थे, तो उन्होंने वहां पर फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक उन्होंने रोड बनाया, और उसके बाद भी हम जो अपनी पेट्रोलिंग है वो फिंगर 8 तक जाते थे। लेकिन कई बार उनको क्या होता था कि वो हमें फिंगर 8 से पहले रोकने की कोशिश ये जरा समझाइए एक सेकंड डिन्नी साहब, ये फिंगर 4 और फिंगर 8 का जो हिस्सा है, ये एलएसी में हमारी तरफ का हिस्सा है या एलएसी में उनकी तरफ का हिस्सा है या एलएसी के बीचों बीच पड़ता है ये? जी देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जो फिंगर 1, 2 और 3 वहां अपना पूरा इंडिया के पास है बिना कोई डिस्प्यूट के। फिंगर 4 तक हमारा इलाका है बिना कोई डिस्प्यूट के। फिंगर 4 के बाद फिंगर 5, 6, 7 और 8 के जो इलाका है तकरीबन 8 किलोमीटर का इलाका है, और ये 8 किलोमीटर का इलाका जो है विवाद है। इसमें क्यों विवाद है? क्योंकि चाइना अपने आप को फिंगर 4 तक बोलता है कि हमारा जो इलाका है वो फिंगर 4 तक है। हम बोलते हैं नहीं, फिंगर 4 नहीं, हमारा इलाका फिंगर 8 तक है। ये जो बीच का जो इलाका है ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। दोनों पार्टियां यहाँ पर पेट्रोलिंग करती है। ये भी तो आपके समय जब आप वहां पर पोस्टेड थे, आखिरी सवाल फिलहाल अब मेरा आपसे जल्दी से जवाब चाहूंगा, जब आप वहां पर पोस्टेड थे तो आपने क्या देखा? क्या आप भी वहां पर पेट्रोलिंग करते थे? आप लोग भी जाते थे, वो लोग भी आते थे, एक दूसरे की तरफ घूराघारी होती थी या शांतिपूर्वक तरीके से होता था? ये हमेशा इंटिमिडेशन वाली जो उनकी टैक्टिक्स है वो होती थी, क्या होता था पहले? देखिए, पहले भी ये जो कार्रवाई अभी हो रही है उसी तरह से पहले भी होता था। वहां पर पेट्रोलिंग के दौरान झड़प भी होती थी, पेट्रोलिंग के दौरान पेट्रोल को कंप्लीट करने का मौका भी दिया जाता था, कई बार नोकझोंक भी, मतलब धक्का मुक्की भी होती थी। ये सब चीजें पहले भी होता आया है, इसमें ऐसे नहीं है कि पहली बार हो रहा है। लेकिन यहां पर इस बार जो वायलेंस है, जो हाथापाई है, वो ज्यादा हुआ है। जो चाइना इस बार ये किसी ने सोचा नहीं होगा कि यहां तक पहुंच जाएगा। डिन्नी साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और आप भी हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, ये हमारे लिए एक विशेष बात है। शाहनवाज हुसैन साहब के पास एक बार फिर से मैं चलना चाहूंगा। शाहनवाज हुसैन साहब, देश के तौर पर, सरकार के तौर पर, खास तौर से क्योंकि ये समझा जा रहा है कि ये एक डेट ट्रैप भी पूरी दुनिया में चाइना ने फैलाया हुआ है देशों को अपने वश में करने के लिए, ट्रेड के जरिए वो घुसपैठ बनाता है देशों को अपने कब्जे में लेने के लिए। अब इसको लेकर यहां तो हम देख रहे हैं बॉर्डर को लेकर एक समझ बन रही है, लेकिन क्या कोई दीर्घकालीन नीति पर भी काम किया जा रहा है चीन के साथ? देखिए, जब चाइना का विवाद नहीं भी था उससे पहले भी हम लोगों ने एक अभियान चलाया आत्मनिर्भर भारत का। आप जानते हैं कोरोना काल में जब कोरोना का संकट आया था तब हम पीपी किट नहीं बनाते थे, वेंटिलेटर नहीं बनाते थे। आज ही आपने वो खबर सुनी होगी कि 50,000 वेंटिलेटर पीएम केयर के ज़रिए स्टेट को भेजे जा रहे। तो बहुत सी चीज़ें जो हम नहीं करते थे और बहुत सी चीज़ों में हमारा देश सक्षम है, फिर भी हम चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते थे। तो अब ये सोच बनी है खासकर देश के अवाम के बीच में कि चाइना पर हम डिपेंड ज्यादा न रहें। और शाहनवाज हुसैन साहब, बस थोड़ी देर के लिए आपको रोकूंगा। ये बता दूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को पहुंचे हुए हैं और वहां उनको विक्ट्री परेड का, जो कि नाजियों के ऊपर मित्र देश थे उनकी सेनाओं की जीत के तौर पर ये 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, वहां पर पहुंचे हुए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और उनको वहां जाने के बाद भारत के साथ रक्षा सौदों के संदर्भ में भी बात करनी है, 400 को लेकर भी बात करनी है।
मिसाइल सिस्टम, उसको लेकर भी उनको बात करनी है कि ये एक्सपेडिएट जल्दी किया जाए जो भारत के साथ रक्षा सौदा था। साथ ही उनको ये बातें भी करनी है कि पहले जो भारत ने सुरक्षा इक्विपमेंट्स वहां से मंगाए हैं उसके पुर्जों को लेकर भी बात करनी है कि उसको सप्लाई जल्द किया जाए ताकि यहां पर उनके मेंटेनेंस में किसी तरह की समस्या ना हो। और भी बहुत सारी बातें हैं चाइना के साथ मौजूदा परिदृश्य में, क्योंकि रशिया जो है वो चीन का इमीडिएट नेबर है और भारत का पुराना सहयोगी, इसलिए बहुत सारी बातें इस दौरान उनको वहां करनी है। आइए शाहनवाज हुसैन साहब की बात पूरी सुने। शाहनवाज हुसैन साहब। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि भारत ने पूरे दुनिया में दिखाया है, एक तो हम पूरे दुनिया के सामने ये संदेश, ये हमारे सामने संकट आया लेकिन इस संकट को हमने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदला है। और हम लोगों ने जिस तरह की बात अभी की है कि एक तो चाइना की जो दादागिरी है पूरे दुनिया में, उसको एक गहरा आघात लगा है। और बॉर्डर पर जिस तरह हमारे सैनिकों ने पराक्रम दिखाया, हमारे कुछ एरिया ऐसा है। एक बात मैं शाहनवाज हुसैन साहब प्रैक्टिकली और रियलिस्टिकली मैं जानना चाहता हूं, ओवरनाइट नहीं हो सकता, मैं ये भी समझता हूं, लेकिन मैं साथ ही ये भी जानना चाहता हूं कि जहां ये कहा जाता है कि जितने भी एमएसएमई हमारे यहाँ के एंटरप्राइजेस हैं उसमें 70% इन्वेस्टमेंट कहा जाता है वहां का है। ट्रेड डेफिसिट के लिहाज से एक्सपोर्ट जो है हमारा वो $15 बिलियन के आसपास, और वहां से जो आता है वो $70 बिलियन। ये क्या आपको लगता है कि काफी टाइम लगेगा इस खाई को पाटने में, या अब इसकी तरफ काम शुरू हो गया है और ये इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम? देखिए, एक समझ तो बन गई है लोगों के बीच में, क्योंकि हम पूरे दुनिया के अंदर जिस तरह ग्लोबली हम अपना व्यवहार करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड करते हैं, लेकिन कई चीज़ों के मामले में पहले भी हुआ था कि हमारे यहाँ जो 200 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होगा उसको सरकार के एक प्रोसेस से जाना होगा। और उसके बाद कई चीज़ों के अंदर अवाम में जिस तरह की फीलिंग अब आई है, जिस तरह चाइना की नीति रही है, ऐसे तो चाइना ने एक नहीं अनेक बार भारत को धोखा देने का काम किया है, और उसको भारत सरकार ने और इस बार सेना ने जिस तरह टैकल किया है, तो चाइना को भी सवाल और बहुत संक्षेप में आपसे जानूंगा, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। जो पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी हमने देखी थी, जो कि प्रधानमंत्री के बीच में और वहां के राष्ट्रपति के बीच में हमने देखा था मुलाकातों और बातचीत में, क्या वो जारी रहेगी? आपको लगता है कि अब उस बारे में वक्त ही फैसला करेगा? देखिए, ये सही है कि जब हमारे देश में कोई अतिथि आता है तो उसको हम पूरा सम्मान देते हैं, और आप जानते हैं कि कोई ये न कहे कि हमने तनाव पूरे दुनिया में हमने शुरू किया, तो अपने तौर पे कोशिश रहती है डिप्लोमेसी में सम्मान देने की। अभिषेक दत्त साहब, एक क्विक रिएक्शन आपसे लूंगा, उसके बाद मैं जरा ये भी समझने की और दर्शकों को समझाने की कोशिश करूंगा कि 1993, वैसे तो पहले कई समझौतों की बात होती है, लेकिन 1993 मतलब 1980 के बाद का दौर अगर देखें, 87 में तो बॉर्डर में तनाव के हालात बने थे, लेकिन राजीव गांधी के इनिशिएटिव के बाद एक बार फिर से चीजें ट्रैक पर आती नजर आ रही थी। 93 से लेकर 13 तक, बल्कि आज तक, क्या क्या चीजें ऐसी जिसको चाइना ने वायलेट किया है वो मैं समझाऊंगा, लेकिन बहुत संक्षेप में आपसे मैं जानना चाहूंगा अभिषेक दत्त साहब, ये चाइना जिस तरीके का हमारा नेबर रहा है, यहां तक कि जॉर्ज फर्नांडिस को यह कहना पड़ा था कि हमारा एनिमी नंबर 1 है, आपको लगता है आने वाले दिनों में चीजें सेटल हो जाएंगी, बॉर्डर के लिहाज से चीजों को बैलेंस भी किया जाएगा ट्रेड डेफिसिट और बाकी चीजों के हिसाब से, या लगता है आपको ये कि ये बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होगी अगर ये होती भी है तो? देखिए, 2014 में प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया कैंपेन इस देश में शुरू करा था, जहां इन्होंने एम्फसाइज करा था सब कुछ मेक इन इंडिया होगा। शाहनवाज हुसैन जी ने कहा कि 2020 में हमारा शेर सामने आ गया मेक इन इंडिया का, और प्राइम मिनिस्टर केयर के थ्रू मेक इन इंडिया के वेंटिलेटर्स आ रहे हैं, उस चीज का मैं स्वागत करता हूँ। रही बात एक रिलेशनशिप की, आपने 2013 तक की बात करी, कल इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उन्होंने भी 2013 तक की बात करी, और आप देखेंगे 2013 से लेके अब तक चाइना की जो घुसपैठ है हिंदुस्तान में, 2264 बार चाइना ने हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश करी है, जो अब तक का इतिहास में सबसे ज्यादा है। क्या 2013 से पहले का जिक्र नहीं होना चाहिए अभिषेक दत्त साहब? क्या 37,000 स्क्वायर किलोमीटर की हमारी जमीन जो चली गई पीओके में, अक्साई चीन में, क्या उसका जिक्र नहीं होना चाहिए? क्या इसका जिक्र नहीं होना चाहिए कि 1914 में ही सर मैकमोहन लाइन को चाइना ने मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बाद हमारा रवैया शुतुरमुर्गी ज्यादा रहा? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए सर? मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि चाइना ने कैसे बार बार धोखा दिया है। तो वो जो कहा जाता है कि आप ट्रस्ट तो करें लेकिन साथ में वेरीफाई करते रहें, मुझे तो ये लगता है कि वेरीफाई करें और ट्रस्ट थोड़ा साथ में कर लें। देखिए जरा क्या किया गया।
27 साल में 5 समझौते हुए, एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करने की बात की गई। यह कहा गया कि हम एक दूसरे की सॉवरेनिटी का रिस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक कदम कभी नहीं उठाएंगे। हिंदुस्तान ने कभी नहीं किया, लेकिन चाइना ने क्या किया वो गाहे बगाहे देखने को मिला, और हाल में तो एक बार फिर से देखने को मिला। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान के माध्यम से चीन क्या करता है ये पूरी दुनिया देखती है। समानता और आपसी फायदे के लिए काम करेंगे, एक दूसरे को समानता से देखेंगे और एक दूसरे के फायदे के लिए काम करेंगे। लेकिन चीन क्या करता है, अपना हित देखता है, और अपना हित जितना सध जाए उसकी आड़ में जरूर वो ये दिखाता रहता है कि हम दूसरे की भी चिंता करते हैं, लेकिन उसकी चिंता असल में सिर्फ खुद को लेकर होती है। और ये उसने कोविड के समय भी दिखा दिया, जिस तरीके से पोस्ट कोविड अभी पूरा एक तरीके से ग्लोब स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन आपने देखा उसने कई फ्रंट खोल दिए, हांगकांग, ताइवान, साउथ चाइना सी, इधर भारत के साथ वो कर ही रहा है। और साथ में आपने देखा कई तरह के ट्रैप्स उसने बिछाए हुए हैं, कारोबार से लेकर कर्ज देने तक के ट्रैप। एलएसी के आसपास शांति बनाए रखे, कितनी शांति बनाई है चीन ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और हिंदुस्तान ने कितना संयमित होकर हर चीज को झेला है, और उसके बाद वापस लेकिन प्रोवोक किए जाने पर जवाब भी दिया है, वो आपने देखा। 1993 में नरसिम्हा राव साहब गए थे चीन, और तब वहां ली पेंग तब के राष्ट्रपति, उनके साथ उनकी बातचीत हुई थी और समझौता हुआ था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास दोनों देशों का बर्ताव कैसा होगा, और यह समझा एक दूसरे से समझ बनी थी कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, यहां पर शांति कायम रखने को लेकर दोनों ही मुल्क जिम्मेदारी से काम करेंगे। और इसी बात को रीइंफोर्स किया गया था 1996 में जब देश के प्रधानमंत्री देवे गौड़ा थे, तब उन्होंने चीनी राष्ट्राध्यक्ष के साथ 1996 में उसी बात का जिक्र हो रहा है जिसके आर्टिकल 6 का इन दिनों बहुत जिक्र हो रहा है। 7 पेजेस का यह डॉक्यूमेंट है जिसमें एक दूसरे पक्ष ने साइन करके एक दूसरे को कागजात सौंपे थे, और यह कहा था कि यहां पर कोई ऐसी हरकत नहीं होगी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास कैसा बफर जोन होगा, किस तरीके से सेनाओं का बर्ताव होगा, 150 से ज्यादा सैनिक एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, उकसाने वाले कोई वीडियोस जारी नहीं किए जाएंगे, अगर प्रैक्टिस भी करती हैं सेनाएं यहां पर तो इस तरीके की नहीं होंगी कि वो दूसरे को उकसाने वाली हों। भारत ने इसका पालन किया, लेकिन चीन ने क्या किया पूरी दुनिया ने उसको देखा है। 2013 में एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी के बाद का इरा ये हम बात कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 2003 से लेकर जब तक उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया था, वो मैकेनिज्म इसलिए था कि रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म बने, दोनों तरफ के प्रतिनिधि हों और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास बॉर्डर डिस्प्यूट को हटाने के लिए एक दूसरे से बातचीत हो। 2013 में इन बातों को और इन्फोर्स किया गया, वर्किंग मैकेनिज्म बनाया गया, और हमेशा भारत ने उसको लेकर जो समझ बनी थी, भारत ने उस समझ को निभाया, लेकिन उसके पड़ोसी ने हमेशा हर बार इस समझ पर कुठाराघात किया। अब सवाल यह है कि ये कूटनीतिक तौर पर भी भारत की फिलहाल कामयाबी है, सामरिक तौर पर भी भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है जो प्रोवोकेशन चाइना की तरफ से किया गया। लेकिन विवेक काटजू साहब के पास एक बार फिर से मैं चलूंगा। विवेक काटजू साहब, ये जो बात कही जा रही है बार बार, चीन ने जाओ एन लाई ने खुद ये बात कही थी एक जमाने में कि डोंट गो बाय व्हाट वी से, सी व्हाट वी डू, और वो करते क्या है ये तो दुनिया ने टाइम एंड अगेन देख लिया है। क्या चीन में आईना देखने की परंपरा नहीं है? देखिए, वास्तविकता से हमें दूर नहीं हटना चाहिए। चीन, और मुझे जरा 1 मिनट दीजिए, चीन ने 1978 में डेंग शाओपिंग के जमाने में अपनी नीतियां, आर्थिक नीतियां बदली, और डेंग शाओपिंग ने अपने नेताओं को और चीनी जनता को राय दी कि दूर की सोचो, अभी अपनी शक्ति बढ़ाओ, और जब शक्ति बढ़ जाए तो फिर आगे की बात करेंगे। उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था बदलते हुए इस स्तर पे वो ले गए अपने देश को कि आज चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया। प्रधानमंत्री का आह्वान बिल्कुल सही है, आत्मनिर्भरता, जिसका तात्पर्य मैं जो समझता हूं वो ये कि हमें मैन्युफैक्चरिंग बेस अपनी बढ़ानी होगी, हमें साइंस और तकनीकी में और प्रगति करनी होगी, इसकी हम भी एक मैन्युफैक्चरिंग बेस, हमारी भी उसमें भी वृद्धि। अब वास्तविकता यह है कि चीन अपने आप को अमेरिका का बराबर समझता है, और जब से शी जिनपिंग आए हैं, राष्ट्रपति बने हैं, उसने ये चाहा है कि दुनिया उसका दबदबा माने। जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उसका उसने पालन नहीं किया,
चाहे ठीक है। वो साउथ चाइना सी हो, ठीक है। ताइवान में वो दिख रहा है, हांगकांग में दिख रहा है, दुनिया के हर भाग में दिख रहा है। सर मैं इसी में एक संक्षिप्त सवाल आपसे पूछूंगा और बहुत संक्षिप्त जवाब चाहूंगा। सर क्या ये कोविड भी आपको लगता है कि इस पूरी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा है? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि कोविड, ये कहना मुहाल है, लेकिन सर ये अंदेशा बड़ा होता जा रहा है जिस तरीके का बिहेवियर चाइना की तरफ से हो रहा है। संजय कुलकर्णी साहब के पास एक बार फिर से चलूंगा मैं। संजय कुलकर्णी साहब, एक बात मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि डिफेंस को लेकर, डिफेंस हमारे बजट को लेकर बहुत बातें होती हैं, कई गुना ज्यादा है चाइनीज बजट। यह भी बात हो रही है कि हम अपनी सेना को मॉडर्नाइज करने के लिए, उसको साजो सामान मुहैया कराने की दिशा में हम क्या कर रहे हैं। क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में इस कंसर्न को बहुत एडिक्वेटली एड्रेस किया जाएगा? बिल्कुल, मैं कहूँगा दिनेश, ये जो इंडिजिनाइजेशन है इसके ऊपर जबरदस्त जोर है। जो हम लोग अभी बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली डिफेंस के इसमें जब तक हम इंडिजिनाइजेशन नहीं करेंगे, जब तक हम उसके ऊपर जोर नहीं देंगे, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने देखा है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हैं उनको अपने वित्त मंत्री ने कहा है कि उसको कॉर्पोरेटाइज करेंगे, यानी कॉर्पोरेट कल्चर लाएंगे, प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, सरकार में रहेंगी लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर लेकर के अपना मॉडर्नाइजेशन, अपना प्रोडक्शन, अपनी क्वालिटी, अपनी रिलायबिलिटी, इन चीज़ों पर जोर देंगे और यकीन करेंगे कि इंपोर्ट जो है कम से कम हो, और हम लोग अगर एक्सपोर्ट कर सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्या होता है, जब इफ यू वांट बैंक फॉर द बक, काफ़ी कमिटीज बैठती हैं, वी हैव टू इंश्योर कि जो भी हमारे पास है उसके किस तरीके से हम अधिक से अधिक इस्तेमाल करके अपने जो हम कितनी भी कोशिश कर लें, अगर हम जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगले 3-4 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होएंगे, और हम कितना भी करेंगे, 2% ऑफ द जीडीपी भी अगर हमें मिलता है तो अधिक से अधिक हम $100 बिलियन के आसपास जाए। आज की तारीख में चीन $300 बिलियन के आसपास खर्च करता है अपनी फौज में, वो भी कह करके बोलता है कि हम इतना पता है कितना ज़्यादा करता है। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए चीन ने धीरे धीरे करके अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की, क्योंकि उसने अपनी आर्थिक स्थिति लगातार 30-35 साल से ऑलमोस्ट 10% के ग्रोथ से ला करके इस मकाम पर जाकर चीन पहुंचा है कि उसकी जो मॉडर्नाइजेशन है उसने वाकई मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे जोर दिया। और जैसे काजू साहब कह रहे थे, डेंग जियाओपिंग से लेकर उसने 4 इस पे जोर दिया था। एक तो था इंडस्ट्री, दूसरा था अपना एग्रीकल्चर, देन डिफेंस एंड R&D। जब उसका डिफेंस और R&D के ऊपर जबरदस्त जोर था तो मिलिट्री में भी मॉडर्नाइजेशन की निहायत जरूरत है। हम मॉडर्नाइज करेंगे और करना भी चाहिए, जब तक हम उस गति पे नहीं पहुंचेंगे, और वो होना चाहिए इंडिजिनाइजेशन, अपना भी R&D मजबूत होना चाहिए। स्वदेशीकरण अपने यहाँ पर बने, अपनी तकनीक हो, उसको अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हुए अपना साजो सामान बनाएं और आत्मनिर्भर बने। हर एक जगह पर इसकी जरूरत है। अभिषेक दत्त के पास में जाता हूं। अभिषेक दत्त, इस बारे में आप चुनौतियां क्या देखते हैं, बड़े चैलेंजेस क्या हैं? ये तमाम चीजें हम कह रहे हैं और ये जाहिर है बहुत अच्छी लगती हैं एक मुल्क के हिसाब से, लेकिन इनके सामने एक्चुअल प्रेडिकामेंट क्या है आपके हिसाब से? देखिए, मैं चाहूंगा कि मेरे को एक मिनट बोलने का मौका दे। जिस तरीके से आप सब लोग ने चाइनीज इंपोर्ट के बारे में कहा, बड़े स्पष्ट आंकड़े अगर आप देखिए, चाइना हिंदुस्तान के अंदर जो उनका इंपोर्ट है वो 68 बिलियन का है, और जो हिंदुस्तान से जो एक्सपोर्ट चाइना की तरफ है वो 16.32 बिलियन डॉलर का है। मोदी जी ने कैंपेन शुरू कर डिजिटल इंडिया की। जो भारत के अंदर 5 प्रमुख मोबाइल कंपनी हैं, उसमें से 4 कंपनी जिनका 76% का यहाँ पे शेयर है हिंदुस्तान में, उनके 70% पास चाइना से आते हैं। मोदी जी ने शुरुआत करी स्टार्टअप इंडिया की। स्टार्टअप इंडिया में 30 में से 18 जो यूनिकॉर्न्स हैं, उनकी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना से $5.5 बिलियन की है। अगर आज आप एक तरफ आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आज आप एक तरफ मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो पिछले 6 साल में तो मेक इन चाइना, सेलिंग इन इंडिया हुआ है। अगर आज आप अपने आप को स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको चाइनीज डिपेंडेंस कम करनी पड़ेगी। अगर आप मोदी जी का पर्सनल इंटरैक्शन जो चाइना के साथ देखें, अभिषेक दत्त साहब, इस बात का जवाब मैं लेता हूं शाहनवाज हुसैन साहब के साथ। अगर कोई और बात है, क्योंकि सिर्फ 3 मिनट बचे हैं सर, कोई एक बात है तो आप जल्दी से कंप्लीट कर लें। मैं शाहनवाज हुसैन साहब के पास जाऊंगा। मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि जो मोदी जी की पर्सनल फ्रेंडशिप है चाइना के साथ, उसको देश के साथ मत जोड़िए। जो देश की फॉरेन नीति है, जो हमारी पॉलिसीज है, उस पर चले, उस पर स्ट्रॉन्ग रहे और चाइना को उसी तरीके से जवाब दें जो 2013 में जब वो बातें करते थे, चुनाव से पहले वाले मोदी जी की बातें की जरूरत है। और जब तक चाइनीज आर्मी वापस नहीं जाती, हमको किसी भी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। शाहनवाज हुसैन साहब जी, सवाल पूछिए।
सवाल यह है कि क्या वाकई एक व्यक्तिगत कूटनीति और व्यक्तिगत मित्रता एक राष्ट्राध्यक्ष की अलग होती है और इंस्टीट्यूशन के तौर पर, नेशन के तौर पर उसकी पॉलिसी और डिप्लोमेटिक अप्रोच अलग होती है क्या सर? और वही दिखाई दे रहा है क्या चाइना के मामले में? देखिए, यहाँ पर बड़े डिप्लोमेट काटजू साहब बैठे हैं। किसी भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष की व्यक्तिगत कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी होता है वो देश के लिए होता है, ऑन बिहाफ ऑफ कंट्री होता है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के नेता के तौर पर पूरे दुनिया में एक अच्छे संबंध बनाए और उसका बड़ा लाभ भी होता है हम लोगों को। जहाँ तक सवाल है चाइना से, तो चाइना के बारे में एक बात आप अच्छी तरह जान लें कि हम लोगों का जो भी संबंध है वो देश को ताक पर रख के कभी कोई संबंध नहीं किया जाता है। और हम लोग उस तरह ग्लोबल टाइम की या चाइना की या पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का शिकार देश को नहीं होने देंगे। विपक्ष के नाते भी कांग्रेस पार्टी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे चाइना को लाभ हो। हर बयान ऐसे देने चाहिए जो देश को ध्यान में रख के देना चाहिए। हमारी विपक्ष में ठीक है कि कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने सत्ता और विपक्ष दोनों के लायक नहीं चुना, क्योंकि विपक्ष के नेता का दर्जा भी उनको पार्लियामेंट में लगातार 2 बार नहीं मिला। तो कम से कम उनको ये व्यवहार ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो प्रोपेगेंडा ग्लोबल टाइम करे, चाइना पाकिस्तान की तरफ से हो, उसके वो शिकार हो। अभी इकट्ठे और एकजुट रहना चाहिए। व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। इकट्ठा और एकजुट रहकर ही देश तरक्की कर सकता है। देखिए, अपने दुश्मन से भी कुछ सीखना चाहिए और चीन से ये बात सीखी जा सकती है। डेमोक्रेसी के नाम पर स्थितियां वहां तक ना पहुंचे कि वो एनार्की कहलाने लगे। डेमोक्रेसी हमारी ताकत होनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आड़ी में आज का वक्त पूरा हो रहा है, वरना बात और आगे बढ़ाते। आड़ी क्योंकि हमें है देश की पड़ी। आज के लिए इतना ही। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।